लेकर आ रहा हूँ नॉलेज स्टार पे, जिसमें हम स्टडी करते हैं 12th स्टैंडर्ड के महाराष्ट्र एचएससी 2020 सिलेबस में से हमने चालू किया तो ओसीएम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, और उसके साथ हम इकोनॉमी की भी एक्सप्लेनेशन डिस्कशन करते रहते। तो आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमी का, क्योंकि हमने ओसीएम मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के 3 लेसन कंप्लीट कर चुका हूँ और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके अच्छे से डिस्कस करके आपके साथ बोल चुका हूँ। तो आपको उस 3 लेसन के नॉलेज चाहिए होगा, नहीं तो एक्सप्लेनेशन चाहिए होगे, तो मैंने अलग अलग वीडियोस बनाया। तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे चैनल की लिंक दे दूँगा, मेरे वीडियो की भी लिंक दे दूँगा, आप उसमें क्लिक करके आप डायरेक्ट से देख सकते। तो आज हम देखने वाले इकोनॉमी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत वेटेज वाला लेसन है। मैं आपको एक बार लेकर आने वाला हूँ इस पेपर पैटर्न, क्या पेपर पैटर्न इकोनॉमी का, उसके भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जल्द से जल्द। मैं भी उसकी स्टडी कर रहा हूँ, परंतु आज का ये टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत बड़ी वीडियो हो सकती है, पर नॉलेजेबल वीडियो होगी। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखें, स्किप ना कीजिए। तो चलिए हमारे चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर की तरफ जाने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि बहुत से ऐसे नॉलेज पर्पस का वीडियो आप वापस देख सकते हो। तो चलिए हमारे चैप्टर की तरफ। तो हम आ गए 3.B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, जिसमें हम उसका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो आज हम थोड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। तो चले हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ। मतलब कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कंसेप्ट क्या है उसकी, इलास्टिसिटी डिमांड क्या मतलब है इलास्टिसिटी डिमांड का। तो उसमें दिया है पैराग्राफ फॉर्म में, तो मैं आपको पॉइंट्स वाइज बताना चाहता हूँ। मेरे साइड से मैंने बनाया है, तो आपको उस तरह से भी रीड कर सकते हैं, पॉइंट की तरफ से भी रीड करना। आप नोटबुक लेकर बैठे होगे तो प्लीज़ नोटबुक खोलकर पेन लेकर मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ लिखो। तो पहला पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड, जो टेक्स्ट बुक में जो वही बनाया मैंने, उसकी चेंजेस थोड़ा ही किया। लॉ ऑफ डिमांड ओनली स्टेट दैट क्वांटिटी डिमांडेड चेंज विद द चेंज इन प्राइस। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था कि जिस तरह से प्राइस चेंज हुई उस तरह से ही डिमांड चेंज होगा। पर उन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन करके बताया कि अमाउंट, क्वांटिटी की जो अमाउंट है वो भी चेंज हो सकती है ड्यू टू द चेंज ऑफ प्राइस। उसकी अमाउंट भी चेंज हो सकती है, उस कमोडिटी की भी अमाउंट चेंज हो सकती है, उसकी कमोडिटी की अमाउंट का डिमांड भी चेंज हो सकता है ड्यू टू द चेंज ऑफ प्राइस। उन्होंने वो एक्सप्लेन करके नहीं बताया। इन अदर वर्ड्स, सेकेंड पॉइंट, इन द अदर वर्ड्स द law of demand fails to explain the quantitative relationship between the price and the quantity demanded। उन्होंने फेल हो गया कि क्या एक्सप्लेन करना था। मतलब फेल होना मतलब क्या हुआ, उन्होंने एक्सप्लेन करना नहीं बताया कि उनका रिलेशनशिप क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप क्यों है, उनमें प्रामाणिकपना का रिलेशनशिप क्यों है। दिस वॉज एक्सप्लेन बाय द अल्फ्रेड मार्शल यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड। और यही देखकर उन्होंने, अल्फ्रेड मार्शल ने, जो प्रोफेसर, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उन्होंने कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से एक्सप्लेन किया। थर्ड पॉइंट, 2 पॉइंट में आपको वापस एक बार रीड करके बताता हूँ। फर्स्ट, लॉ ऑफ डिमांड ओनली स्टेट्स दैट quantity demanded due to the change in the price. However, the law does not explain the extent or amount of change in the demand due to the change in the price. Second, in other words, the law of demand fails to explain the quantitative relationship between the price and the quantitative demanded. This was explained by the Alfred Marshall using the concept of elasticity of demand. Third point है, बहुत important point है। The term elasticity means responsiveness of one's variable to change in another variable। elasticity मतलब क्या होता है, एक responsiveness होना चाहिए एक commodity से, एक variable से दूसरे variable तक। थर्ड point है, the term elasticity means responsiveness of one variable to the change in another variable. Fourth point,
elasticity of demand refers to the degree of a responsiveness of quantity demanded of a commodity to a change in its price। ये भी डेफिनेशन है, ये मेरी डेफिनेशन है, आपके टेक्स्ट बुक में दी नहीं है पर मैंने मन से बनाई है, और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है और उनका रिलेटेड डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिसिटी डिमांड refers to the degree of a responsiveness of a quantity demanded of a commodity to the change in its price or any other factor। आपको और एक बार रीड करके बताता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड रिफर टू द डिग्री। इलेक्ट्रिसिटी क्या रिफर्स करता है? डिग्री रिफर्स करता है। रिस्पॉन्सिवनेस रिफर करता है क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड का, उस जिस कमोडिटी पे क्वांटिटी हमने डिमांड की है उसकी डिग्री और उसका रिस्पॉन्सिवनेस देखता है, उसका रिफर करता है कब? जब कमोडिटी की प्राइस चेंज हुई है, मैं तो दूसरे फैक्टर से भी। फिफ्थ पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर हैज द रेशियो ऑफ परसेंटेज change in the quantity demanded of a commodity to the percentage change in price। elasticity of demand is a measure at a ratio। elasticity demand किस तरह से रेशियो मेजर करता है? रेशियो के और परसेंटेज से मेजर करता है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटी है उस कमोडिटी की वो किस तरह से चेंज हुआ है जब उनकी प्राइस चेंज होती है, वो भी परसेंटेज में बताई गई। डेफिनेशन यहाँ अल्फ्रेड मार्शल ने दी है, बहुत अच्छी डेफिनेशन दी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी डेफिनेशन लिखो, परंतु ये डेफिनेशन लिखो। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड विच राइजेस सच और लिटिल फॉर अ गिवन फॉल in a price and quantity demanded falls much or little are given rise in a price। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन पहले से में हमने 5 पॉइंट में कॉन्सेप्ट में देख लिया था। तो हम जाएंगे अभी टाइप्स ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, टाइप ऑफ ईडी में। तो फर्स्ट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी हमने डिमांड लॉ ऑफ डिमांड में, डिमांड एनालिसिस में भी पढ़ा था। इनकम इलास्टिसिटी उस पर भी डिपेंड होता है। क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी जब कमोडिटी की जब एक कमोडिटी की क्वांटिटी चेंज होगी, चेंज होगी कब? जब उसकी इनकम चेंज होगी, तभी उसको इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक वर्कर की अमाउंट होती है 10,000, तो उसको लेना है मोबाइल 15,000 का, मतलब उसकी एबिलिटी नहीं और उसकी इनकम भी उतनी नहीं है, परंतु उसके अगले कुछ सालों बाद उसकी 20,000 पगार हुई, उनका तनख्वाह 20,000 हुई, तो उसकी एबिलिटी है पर उसकी इनकम भी है, इसलिए वो फ़ोन परचेस कर सकता है। मतलब एक चीज़ से हम पता कर सकते हैं कि इनकम पर भी डिपेंड होता है कि उस क्वांटिटी को हमें लेना है क्या नहीं। सिंबॉलिक फॉर्म में नहीं तो फॉर्मूला फॉर्म में भी दिया गया है। EY इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। आपको याद रखना है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। यही डेफिनेशन को आपको बनाना है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड EY, देखो EY इज इक्वल टू इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड। EY लिखने का आपको इनकम इलेक्ट्रिसिटी में आपको EY लिखना है, याद रखना है। EY इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। जिस तरह से इनकम इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी चेंज होगी कब? जब उसका इनकम चेंज होगा, तो उसे इनकम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है यहाँ EY इज इक्वल टू परसेंटेज, नीचे आपको बता दूंगा, इज अपॉन परसेंटेज ट्रायंगल Q अपॉन परसेंटेज ट्रायंगल Y। वेयर देख सकते हो, ट्रायंगल का मतलब रिप्रेजेंट चेंज हुआ है, इसको उसको ट्रायंगल दिया है, चेंज नहीं होता तो उसको ट्रायंगल नहीं देते। इसके देखो सेकेंड उसमें दिया है ट्रायंगल Q अपॉन Q दिया है, मतलब जो Q है वो फिक्स अमाउंट है, और मतलब जो अभी उसकी बेस उसको अभी जो मिल रही 10,000 उसकी वो अमाउंट है, पर उसकी चेंज कब हुई? अगले साल 20,000, तो उस चेंज के अमाउंट किधर लिखेंगे? ट्रायंगल में। मतलब वो ट्रायंगल की 20,000 अपॉन
10,000 मतलब 10% से उसकी अमाउंट बढ़ गई है। तो इतना इजी सिंपल सा सम आपको मिलेगा, आपको एग्जाम में नहीं आ सकता है, तो आपको उस तरह से कैलकुलेट करना है। मैंने आपको अभी बता दिया 20,000 अपॉन 10,000 हमने क्यों किया, 20,000 मतलब उसकी अमाउंट चेंज हुई इसलिए उसकी अमाउंट ऊपर लिखी क्वांटिटी में, और उसके अपॉन क्यों लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि क्यों उसकी बेस अमाउंट है मतलब 10,000, मतलब 20,000 अपॉन 10,000 इज इक्वल टू 10%। तो आपको इतना सिंपल सा है। उसके बाद एक क्यू मतलब ओरिजिनल डिमांड, जो ओरिजिनल उसने डिमांड किया है उसको क्यू कहते हैं। वाई ओरिजिनल इनकम, और क्यू ट्रायंगल लगा मतलब चेंज से चेंज होता है। तो सिंपल सा आपको इतना याद रखना है, ट्रायंगल लगेगा मतलब अमाउंट चेंज होती है, क्यू लगेगा मतलब ओरिजिनल अमाउंट होगी, और वाई होगा मतलब ओरिजिनल इनकम होगी। सिंपल से इतना ही है, कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया नहीं है। सेकेंड है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड मतलब क्या होता है, जब एक कमोडिटी की प्राइस चेंज होती है उसका इफेक्ट अनदर कमोडिटी पे होता है, तो उससे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और आपने पढ़ा भी होगा किधर, तो हाँ याद आया होगा आपको, टाइप्स ऑफ डिमांड में पढ़ा होगा, कॉम्पिटिटिव डिमांड में भी यही है। एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो उसकी इफेक्ट दूसरे प्राइस पे डिपेंड हो जाता, दूसरे प्राइस पे इफेक्ट होता है। तो आपको इतना ही याद रखना है, क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब कहता है इट्स रिफर टू द change in a quantity demanded of a one commodity due to the change in a price of their commodity। और एक डेफिनेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूँ मेरे तरफ से, आपको लिखनी होगी तो लिख लो, मैं अभी बता देता हूँ। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is a ratio of a proportionate change in a quantity demanded of one commodity to the proportionate change in a price of other commodity। है सिंपल है मेरे को लगता है, आप वही लिख दो। तो परंतु मैंने ये छोटी सी डेफिनेशन मेरे तरफ से बनाई है। तो क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है कि एक कमोडिटी के अचानक से प्राइस बढ़ने पर उसका इफेक्ट दूसरे कमोडिटी पे मिल जाता है। तो उसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, आपको एग्जांपल भी पता होगा। अरे ये एग्जांपल है कार एंड पेट्रोल का। कार की प्राइस बढ़ जाती तो उसका इफेक्ट पेट्रोल पे दिखता है, पर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती तो कार पे डिमांड कम हो जाता है। तो वो जो एक पर डिपेंड है उसको ही क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को क्या कहते हैं, ईसी। सिंबॉलिक फॉर्म में आपको ईसी लिखना है। इनकम इलास्टिसिटी में आपको क्या लिखना है, ईवाई, और प्राइस में क्या लिखना है वो आपको पढ़ लेंगे, उसको लिखते हैं ईडी। तो ईसी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ पी। ए बी क्यों लिखा और ऊपर ए बी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसके इनकम पर वो डिपेंड है, पर यहाँ उसकी प्राइस बढ़ जाने से दूसरे पर इफेक्ट होता है, इसलिए उसको ए बी लिखा है। आपको एक सिंपल से इतना बताया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा है पॉइंट। बाकी का सेम, दूसरा कुछ नहीं, सिंबॉलिक फॉर्म में आपको बता देता हूँ कि ईसी अपॉन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ए अपॉन परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। सिंपल से दे छोटा सा। उसके बाद है प्राइस इलास्टिसिटी, और ये प्राइस इलास्टिसिटी आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 नहीं तो 6 मार्क्स के लिए पूछेगी। आपको सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी मतलब नहीं पूछेंगे, उसके टाइप्स पूछेंगे, क्योंकि उसके टाइप्स इतने इंपॉर्टेंट है हर एक इसमें, क्योंकि इसलिए वो 4 नहीं तो 5-6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और पूछते ही है। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, अल्फ्रेड मार्शल ने इसकी इतनी अच्छी डेफिनेशन दी है कि सिंपल सी डेफिनेशन दी याद करने के लिए अल्फ्रेड मार्शल ने, आपको इतना ही याद रखना है। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी टू द गिवन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। इन लॉ ऑफ डिमांड में हमने ही पढ़ा था कि जब कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है तो क्या होता है, डिमांड कम होता है, और जब प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड बढ़ जाता है। तो आपको यही इसमें प्राइस इलास्टिसिटी में करना है, पर उसको आपको मेजर करना है, उसको आपको रेशो में निकालना है। तो रेशो में आपको निकालना होगा तो उसको सिंबॉलिक फॉर्म में होना चाहिए, उसको फॉर्मूला होना चाहिए। तो यहाँ फॉर्मूला है ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब कब
सिंबॉलिक फॉर्म में आपको बता देता हूँ। ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड अपॉन परसेंटेज इज द प्राइस। ED इज इक्वल टू ट्रायंगल Q अपॉन ट्रायंगल P। आपको इतना याद रखना है। अभी सिंपल सा आपको इसका एग्जांपल दे देता हूँ। इसका एग्जांपल सभी इधर होता है। जिस तरह से ओनियन के भाव बढ़ जाते हैं तो उसको परचेस करने वाले 1 किलो लेते हैं, पर उसका धीरे धीरे प्राइस कम हो जाता है तो जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा लेगा, मतलब क्वांटिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों हमने इलेक्ट्रिसिटी का अच्छे से एक्सप्लेन करके ले लिया। तो आज अभी हम जाएंगे, एक छोटा सा रिकैप आपको बता देता हूँ। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड के 3 टाइप्स देखे: प्राइस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, इनकम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, इनकम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, प्राइस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, तीनों का मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बनाकर आया हूँ। वो आपको अच्छे से और बार स्मार्ट रिकैप आप बोल सकते हो, स्मार्ट रिकैप से अब और एक बार उसका एक्सप्लेनेशन सुन सकते हो। तो चलिए हमारे उस पॉइंट की तरफ तो हम जाएंगे। तो दोस्तों हम आ गए उस स्मार्ट रिकैप की। इसमें स्मार्ट रिकैप में आपको देख सकता होगा तो अच्छे से उसमें आपको दिखा प्राइस इलेक्ट्रिसिटी, इनकम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। पहले उसकी मीनिंग मतलब डेफिनेशन दिए आपको वो याद रखने की है। अब यहाँ देख के नोटबुक में आप लिख सकते हो तो स्क्रीनशॉट लगा सकते हो। इट इज़ अ रेशियो ऑफ अ परसेंटेज चेंज इन अ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू द गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस। उस क्वांटिटी की डिमांड, उस कमोडिटी की डिमांड कब चेंज होगी जब उसकी प्राइस चेंज होगी। सेकेंड है इनकम इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। उस कमोडिटी की जब हमारी इनकम हमारी बढ़ जाएगी तो उस कमोडिटी को हमें लेना है, हमारा जो डिज़ायर है उसको हम डिमांड में कब कन्वर्ट कर सकते हैं, जब हम उस वांट को सेटिस्फाई करेंगे। और उस वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हमारी एबिलिटी, हमारा विलिंगनेस तो होना चाहिए। और जब हमारी इनकम बढ़ जाएगी तो हमारी एबिलिटी बढ़ जाएगी, हमारा विलिंगनेस तो 100% बढ़ेगी क्योंकि हमारी एबिलिटी बढ़ गई। तो उसके वजह से हम उस कमोडिटी के ले सकते हैं, उस चीज़ को हम ले सकते हैं। तो उसको इनकम इलेक्ट्रिसिटी में आता है, क्योंकि जब ये हमारी इनकम बढ़ जाती है तब हम उस कमोडिटी को उसको ले सकते हैं। उसको किस तरह से मेजर करना है, उसको सिंबॉलिक फॉर्म और उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी डिमांड में आपको एक्सप्लेनेशन करके नीचे फॉर्मूला दिया गया है। उसके बाद है क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड। क्रॉस इलेक्ट्रिसिटी डिमांड मतलब क्या होता है? इट इज़ अ रेशियो ऑफ अ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी। एक कमोडिटी के अचानक से प्राइस बढ़ गई तो उसकी इफेक्ट दूसरे कमोडिटी पे 100% मिलती है। तो उसका एग्जांपल हमने बताया था खाना में पेट्रोल का, आपको याद रखना है। सेकेंड है पॉइंट मेन फीचर यहाँ दिया है प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस इनकम ऑफ इंडिविजुअल, प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। उसके बाद है फॉर्मूला, आपको याद रखना है। फॉर्मूला मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा, ED EC आपको याद रखना है। उसके बाद है वैल्यू, इट्स कैन बी इन्फिनेट वैल्यू। आपको मैंने अभी तक सिखाया नहीं, सॉरी फॉर डैट, परंतु मैं आपको अच्छे से सिखा देता हूँ बाद में अगले लेक्चर में, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और मैंने एक साथ ही आपको एक पूरा लेसन का एक्सप्लेनेशन दे दूँगा तो आपके भी अंडरस्टैंड होना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा। पर अगले टाइम में आपको अच्छे से उसके टाइप्स बता दूंगा और उसके बाद ही आपको वैल्यू पता चल जाएगी उसकी वैल्यू क्या है। तो वैल्यू पता होने के लिए आपको थोड़ा कल के तक इंतज़ार करना पड़ेगा, पर इंतज़ार मेहनत का फल होता है, तो आपको अच्छे से समझ जाओगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर विजिटिंग माई वीडियो। मैंने आपको वापस बोल देता हूँ, आप जब मुझे अच्छे से सपोर्ट करेंगे तब मैं अच्छे से आपको वीडियो बना कर देता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके बता दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मेहनत लगती है मेरे को इस तरह के वीडियो बनाने के लिए, मेरे को भी कुछ स्टडी करना पड़ता है। तो सपोर्ट करते रहना, मेरे वीडियो को देखते रहना, लास्ट तक देखते रहना। तो थैंक यू और जय हिंद, जय महाराष्ट्र।